हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटेटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 11 रिगार्डिंग केमिस्ट्री। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये वाले रेड बटन को दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो यहाँ पे मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, अगर आपने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो वहाँ पे जाइएगा, तब जाके आपको चीज़ें में समझ में आएंगी। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में एंड लेक्चर नंबर 3 रिगार्डिंग सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड देखिएगा एंड फिर ये वाले लेक्चर नंबर 11 पे आइएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होता है एंड फिर हमें डीप में देखना है कि कोलाइड क्या होते हैं, इसलिए पहले लेक्चर नंबर 3 पे जाइएगा। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होती है एक सब्सटेंस, क्या होती है, जो एक रिएक्शन को एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? एक्सेलरेट। अब कैटलिस्ट की नीड क्यों होती है? मान लो यहाँ पे कोई रिएक्शन है, यानी कि ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और वहाँ पे क्या बन रहा है, सी या डी, सी और डी वहाँ पे बन रहे हैं। बट ये रिएक्शन को लगभग 5 से 8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे समझिए कि कैटलिस्ट की नीड क्यों होती है। तो ये रिएक्शन को 5 to 8 आवर्स लग रहे हैं कंप्लीट होने में। तो इतना वेट कौन करेगा भाई आज के टाइम में? तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड किया जाता है किनके साथ, यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ। यानी कि वो क्या करता है, वो रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। यानी कि जो रिएक्शन 5 to 8 आवर्स लेती थी, अब वो 5 मिनट लेगी या 15 मिनट लेगी। देखिए, तो रिएक्शन जो है ना वो एक्सेलरेट हो गई या फास्ट हो गई। तो 5 आवर की रिएक्शन आपको 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है। ये होता है भाई कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट का काम। बट जो कैटलिस्ट होता है ये खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो खुद कंज्यूम नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटालिसिस। ठीक। एंड कैटलिस्ट क्या करता है, ये जनरली जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको लो करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, सेम रहती है जब एक कैटलिस्ट को एडअप किया जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे कम होती है। अब एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या होती है, ये होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किन को रिक्वायर होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करे एक रिएक्शन में। ठीक। नेक्स्ट जो कैटलिस्ट होता है ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, यानी कि इक्विलिब्रियम में, यानी कि अगर ए प्लस बी हमें दे रहा है सी प्लस डी, तो सी प्लस डी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए प्लस बी में। ये होता है इक्विलिब्रियम। तो यानी कि जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड में, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो कैटलिस्ट होता है ये इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करता है, बल्कि किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा हिटेरोजीनस कैटलिस्ट और होमोजीनस कैटलिस्ट पे आपको क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा कैटलिस्ट में तो आएगा टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको रिएक्शन दी जाएगी कि ये रिएक्शन में होमोजीनस कैटलिस्ट यूज किया गया है या फिर हिटेरोजीनस। तो यहाँ पे देखेंगे हिटेरोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है। हिटेरोजीनस कैटलिस्ट होता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट एक ही फेज में हो। हमारे पास होते हैं फेज, लाइक सॉलिड फेज हो गया, लिक्विड या गैसियस फेज। तो अगर एक ही फेज में है ना तो उसे कहेंगे हम होमोजीनस, एंड अगर डिफरेंट फेज में है तो उन्हें कहेंगे हम हिटेरोजीनस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम हिटेरोजीनस कैटलिस्ट, यानी कि जो फेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। देखिए नाइट्रोजन होता है गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन होता है गैसियस फॉर्म में, एंड हमें क्या बनता है, यहाँ पे अमोनिया बनता है। बट जो देखिए जो यहाँ पे Fe2O3 कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए रिएक्टेंट क्या है, वो है गैसियस फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट क्या है, वो है गैसियस फॉर्म में। बट जो यहाँ पे कैटलिस्ट है वो है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट फेजेस, सॉलिड और गैसियस फेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसे कहेंगे हम हिटेरोजीनस कैटलिस्ट, या ये जो कैटलिस्ट है ये है हिटेरोजीनस कैटलिस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन
के साथ, और देता क्या है यहाँ पे, ये दे रहा है मिथेनॉल CH3OH। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दोनों गैसियस फॉर्म में, एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, एंड जो कैटलिस्ट है वो है सॉलिड फॉर्म में। देखिए तो यहाँ पे 3 डिफरेंट फेजेस हैं, तो ये भी हो जाएगा हेटेरोजीनस कैटालिसिस में। नेक्स्ट है यहाँ पे होमोजीनस कैटलिस्ट या होमोजीनस कैटालिसिस। तो देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 यहाँ पे बन रहा है। देखिए गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट्स दोनों, एंड प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, गैसियस फॉर्म में। एंड देखिए यहाँ पे NO जो है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये है भाई गैसियस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों किस में है, एक ही फेज में, यानी कि यहाँ पे गैसियस फेज में। तो इसे कहेंगे हम होमोजीनियस कैटलिसिस, या ये कैटलिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कैटलिस्ट में तो यही पे आएगा, यहाँ पे ये वाले टाइप में, ठीक। नेक्स्ट है जियोलाइट। अब जियोलाइट क्या होता है, ये याद रखिएगा कि जियोलाइट क्या होता है, ये होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आपको कभी पूछा जाएगा कि जियोलाइट होता क्या है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है कैटलिस्ट। ये है फार्मूला, आपको फार्मूला याद नहीं रखनी है, इतना याद रखिएगा कि जियोलाइट जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये होता है एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होती हैं ना हमारी बॉडी में, बायोलॉजी में मैंने आपको कवर अप कराया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम अवेलेबल नहीं होती, तो अगर एक मील हम लेते हैं ना फूड की, एक मील, तो उसे डाइजेस्ट होने में 1 मिलियन ईयर लगता। कितना, 1 मिलियन ईयर, यानी कि 10 लाख ईयर्स। तो सोचिए यहाँ पे, इमेजिन कीजिए कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिनको कौन प्रोड्यूस करती है, हमारी जो लिविंग सेल्स होती हैं वो इनको प्रोड्यूस करती हैं। एंड ये कैटलाइज कहाँ पे होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना हमारी बॉडी में, वहाँ पे ये कैटलाइज होते हैं, ठीक। अब ये क्या करते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, ये इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स। ओ यहाँ पे सोचिए कि 10⁸ to 10⁻20 कितनी फास्ट ये हमारी बॉडी में रिएक्शन को करवाते हैं। और ये पेपर में पूछा जा चुका है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम से इंक्रीज होती है, तो 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स रिएक्शन इंक्रीज होती है। इसलिए जो फूड होता है वो 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। अगर एंजाइम नहीं होते तो पूरी उम्र लग जाती 1 मील डाइजेस्ट होने में। नेक्स्ट याद रखिएगा, एंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीनेसिक इन नेचर, एंड जो एक्शन होता है ना इनका, ये होता है स्पेसिफिक। ये टर्म्स आपको पूछी जाएगी पेपर में, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, तो ये याद रखिएगा कि जो एंजाइम एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक एंजाइम पर्टिकुलर काम करता है, यानी कि इनका अपना पर्टिकुलर काम होता है। यानी कि यूरेज अपना काम करेगा, पेप्सिन अपना काम करेगा, एमाइलेज अपना काम करेगा, यानी कि इनका अपना अपना काम होता है, यानी कि स्पेसिफिक एक्शन होता है। एंड इनकी डिनेचुरेशन की जाती है बाय अल्ट्रावायलेट रेज और हाई टेम्परेचर के साथ भी। एंड जो एंजाइम कैटलिस्ट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। एंड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, एक एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग करे इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, एंड जो pH होना चाहिए ना वो होना चाहिए 7.4। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एंजाइम, उनके सोर्स और एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखिए इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, सोर्स क्या होता है इसका, यीस्ट। एंड ये क्या करता है, जो सक्रोज होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि सक्रोज की फॉर्मूला क्या होती है, एंड सक्रोज से हम कहते हैं, ये सक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट यूरेज, यूरेज जो है ना ये कहाँ से मिलता है हमें, सोयाबीन से। एंड ये क्या करता है, यूरिया को कन्वर्ट किस में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में। पेप्सिन कहाँ पे होता है, स्टोमक में, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एमाइलेज भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे होता है, सलेवा में। ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट। एंड पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि पेप्सिन का काम क्या होता है, एमाइलेज का, इन्वर्टेज का क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोलाइडल सिस्टम। इसलिए मैंने आपको मेंशन किया
दिया कि पहले लेक्चर नंबर 3 पे जाइएगा, तब जाके आपको यहाँ पे कोलाइडल सिस्टम जो है ना वो अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो मैं यहाँ पे फास्ट कवर अप कराऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लेक्चर 3 ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक, तो कोलाइड क्या होते हैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। ये है हेटेरोजीनस सिस्टम में होती हैं, एंड यहाँ हेटेरोजीनस सोल्यूशन होती हैं और 2 फेज में होती हैं। अब यहाँ पे टर्म आती है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। देखिए डिस्पर्स्ड मीडियम आप मानेंगे कि ये सॉल्वेंट का काम करता है, एंड डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ना ये आप मानेंगे कि ये सॉल्यूट का काम करता है। ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्यूट बताया है, सॉल्वेंट बताया, तो डिस्पर्स्ड फेज जो है ये आप मानिएगा ये सॉल्यूट है, एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है ना ये आप मान के चलिएगा ये है सॉल्वेंट। ठीक, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्पर्स्ड फेज पे। ठीक, डिस्पर्स्ड फेज पे, यानी कि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होंगे वो किस टाइप के होंगे। एक होते हैं ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। एंड ये जो आपको पिक्स यहाँ पे दिख रही हैं ये हैं यहाँ पे कोलाइड्स, ये हैं कोलाइड्स। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे सस्पेंशन, कोलाइड एंड ट्रू सोल्यूशन मैंने अच्छे से कवर अप कराया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्विक चल रहा हूँ। ठीक, तो पार्टिकल साइज मैंने आपको बताया है, पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज पेपर में पूछा जाता है कि सस्पेंशन का क्या होता है, कोलाइड का क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन का क्या होता है। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻7 to 10⁻5 सेंटीमीटर इंड है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो आएगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ टू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिएगा, वहाँ पे मैंने मीटर्स में मेंशन किया था लेक्चर 3 में, एंड यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, आप दोनों याद रखिएगा। ठीक, नेचर क्या होता है, सस्पेंशन होता है हेटेरोजीनस, कोलाइड भी हेटेरोजीनस, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है होमोजीनस, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगा। विजिबिलिटी है मेन पॉइंट। यहाँ पे जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं ना ये विजिबल खाली होते हैं अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एंड जो सस्पेंशन होते हैं ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी आपको दिखेंगे। ठीक, एंड इवन नेकड आई से भी कभी कभी आपको दिखेंगे। एंड ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं ना ये नॉट विजिबल होते हैं कहाँ पे भी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी इतना इनका पार्टिकल साइज जो होता है वो इतना कम होता है। नेक्स्ट कागुलेशन, टिंडाल इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ब्राउनियन मूवमेंट, देखिए इनमें ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता है, इनमें ब्राउनियन मूवमेंट होता है। आगे हम देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। एंड जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपको याद रखने हैं, ऑलरेडी ये मैंने पढ़ाए हुए हैं, खाली हमें इलेक्ट्रोफोरेस यहाँ पे देखना है। एंड ब्राउनियन मूवमेंट एंड कागुलेशन वो हम आगे जाके समझेंगे। ठीक, इसलिए मैंने आपको बताया कि लेक्चर 3 पे जाइएगा। एंड ये भी वहाँ पे मैंने लेक्चर 3 में ऑलरेडी कवर अप कराया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड सॉल्ट, सॉल्ट, एरोसॉल, जल, इमल्शन, ऑलरेडी हमने पढ़ाए हुए हैं। एंड ये याद रखिएगा कि अगर सॉलिड एंड इन लिक्विड है तो सॉलिड है यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, एंड लिक्विड क्या है डिस्पर्शन मीडियम। अगर सॉलिड इन गैस लिखा हुआ होगा तो सॉलिड होगा डिस्पर्स्ड फेज, एंड गैस क्या होगा डिस्पर्शन मीडियम। तो लेक्चर 3 में ये भी कवर अप कराया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बार फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स और टाइप्स यहाँ पे, ये मगर ये जो टाइप्स हैं ना ये डिपेंड करेंगी ऑन इंट्रैक्शन, यहाँ डिपेंड करेंगी ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या होते हैं। तो कोलाइड होते हैं यहाँ पे 2 टाइप के, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक देखिए यहाँ पे फिलिक, जहाँ पे फिलिक आएगा ना तो वहाँ पे लव आएगा, क्या आएगा लव, फिलिक, लायोफिलिक यानी कि लव। लायोफोबिक जहाँ पे आएगा वहाँ पे हेट आएगा, क्या आएगा हेट। तो लायोफिलिक जो होते हैं ना यहाँ पे लव होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। लायोफोबिक यहाँ पे हेट होता है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है ना ये अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़। तो नेचर है यहाँ पे लायोफिलिक सॉल्व्स में जो लविंग होती हैं तो ये होती हैं रिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्सिबल मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे
मीनिंग क्या है कि अगर ये है कोई यहाँ पे कोई बर्तन, ये वाले बर्तन में हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम लिया यहाँ पे, तो ये अगर मैं मानूंगा ये है यहाँ पे डिस्पर्सिव फेज, ये है पार्टिकल, एंड ये है यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, रिवर्सिबल। एंड लायोफोबिक के केस में ये नहीं होगा, ये क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक, नेक्स्ट जो प्रेपरेशन होती है ना लायोफिलिक की, वो ईजी होती है, बट जो लायोफोबिक होते हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड्स करने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखोगे लायोफिलिक सॉल्यूशंस में क्या जो कोलाइड होते हैं ना, उनको हम बाय शेकिंग ही मिक्स अप कर सकते हैं, बट ऐसा लायोफोबिक के केस में नहीं है। एंड यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी ना डिस्पर्सिव फेज की, वो होगी हाई एंड यहाँ पे लो होगी, एंड ये होते हैं स्टेबल और ये होते हैं लेस स्टेबल। ठीक, एंड जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो यहाँ पे स्मॉल होता है, यहाँ पे लार्ज होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा टिंडाल इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो लायोफिलिक होते हैं इनमें लेस स्कैटरिंग होती है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉल होता है, और इनमें जो होती है ना स्कैटरिंग वो लार्ज होती है। एग्जांपल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोजन, ये हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स, एंड गोल्ड सिल्वर जो है ना वो होते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। ये हो गया ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिव मीडियम। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल साइज देखा जाएगा। तो पार्टिकल साइज जो है ना, यहाँ पे जो कोलाइड्स है ना, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स या मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, जो इनका साइज होता है ना वो लेस देन 1 नैनोमीटर जनरली होता है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ना वो मिल जाते हैं, इनका साइज जो होता है ना वो काफ़ी स्मॉल होता है, और तब जाके वो एक कोलाइड को बनाते हैं। यानी कि जो साइज ऑफ कोलाइड है ना एक पर्टिकुलर कोलाइड का वो है लेस देन 1 नैनोमीटर, तब जाके बहुत सारी कोलाइड्स जो है ना वो मिलती हैं और एक कोलाइड को बनाती हैं, उसे कहते हैं हम मल्टी मॉलिक्यूलर। यहाँ पे यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर, जहाँ पे काफ़ी मॉलिक्यूल्स मिले और तब जाके वहाँ पे क्या बने, एक कोलाइड बने। मैक्रोमॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है ना एक कोलाइड का वो काफ़ी होता है, यानी कि यहाँ पे एक ही पार्टिकल काफ़ी होता है कोलाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये हम आगे जाकर देखेंगे, इन्हें माइसेलस कहा जाता है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ एक्वस कोलाइडल सोल्यूशन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे, एंड ये वाला जो पोर्शन है ना लायोफिलिक लायोफोबिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये जो प्रेपरेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको खाली याद रखना होगा कि मेथड कौन सा है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एंड जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, इतना ही आपको याद रखना है, एंड इतना ही काफ़ी होगा। पहला है यहाँ पे मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन जो होता है ना ये होता है जो यहाँ पे होते हैं ना पार्टिकल्स, उनको पार्टिकल्स और ग्राउंड टू कोलाइडल साइज, यानी कि कोलाइडल साइज तक होते हैं, एंड दे उनकी फिर डिस्पर्शन हो जाती है कहाँ पे, लिक्विड में। एंड जनरली आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखेंगे ग्रेफाइट और इंक की। ठीक, कोलाइडल ग्रेफाइट और इंक जो होते हैं ना उनमें मैकेनिकल डिस्पर्शन होती है। ठीक, एंड इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, पेप्टाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन एंड पेप्टाइजेशन से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन में, यहाँ पे जनरली पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है और टैंक में यहाँ पे कुछ जो हम बोलेंगे जो आइस क्यूब्स हैं ना वो लिए जाते हैं, और फिर यहाँ पे एक और छोटा टैंक लिया जाता है और छोटे टैंक में वाटर लिया जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड जनरली यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, फिर जाके यहाँ पे मूवमेंट होता है और यहाँ पे एक आर्क या लाइट ही यहाँ पे जनरेट होती है, तो इसे आर्क मेथड भी कहा जाता है या ब्रैडिगस आर्क मेथड। तो ये याद रखिएगा कि ब्रैडिगस आर्क मेथड ये कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन में। एंड जनरली ये जो मेथड है ना ये किन की प्रेपरेशन के लिए किया जाता है, जनरली गोल्ड के लिए AU हो गया, गोल्ड AG हो गया, सिल्वर PT हो गया, प्लेटिनम। यानी कि अगर आपको ये हैवी सोल्यूशन प्रिपेयर करनी है, गोल्ड की सोल्यूशन, सिल्वर की सोल्यूशन,
प्लेटिनम की सोल्यूशन, तब जाके आपको इलेक्ट्रो डिस्पर्शन या ब्रैडिगल्स आर्क मेथड यूज़ करना है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। ठीक, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, यहाँ पे सिंपली जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो पास की जाती हैं एंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरली जो मरकरी होती है, सल्फ़र होती है या फिर ऑक्साइड्स मेटल के होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या बने, वहाँ पे मरकरी की क्लोराइड बने या सल्फ़र की क्लोराइड बने। ठीक, नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जनरली यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्रेशली प्रिसिपिटेट लिया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रेशली प्रिसिपिटेट किस मेथड में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है किस में, पेप्टाइजेशन में। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है वो वाली लेयर या वो वाला पोर्शन जो बॉटम में रहता है, जो जाके बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन होता है। तो आपको ये लेना है फ्रेशली प्रिसिपिटेट। फिर क्या करना है, फिर इसमें वाटर ऐड अप करना है एंड साथ ही में इसमें कोई प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट, लाइक मैं बोलूँगा FeCl3, ये ऐड अप करना है एंड तब जाके आपको वहाँ पे क्या बनेगी, कोलाइडल सॉल्यूशन। बट ये याद रखिएगा फ्रेशली प्रिसिपिटेट लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डबल डिकम्पोजिशन एंड एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन किसकी, सोल्यूशन ऑफ सल्फर की। रिडक्शन मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड के लिए। डबल डिकम्पोजिशन मेथड AS2S3 के लिए यूज़ किया जाता है एंड हाइड्रोलिसिस ये जनरली यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर FeOH3 सॉल, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, यानी कि अगर आपको प्यूरिफाई करना है कोलाइडल सिस्टम को, यानी कि आपको कोलाइडल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग अलग करना है, तो इसके लिए 3 मेथड हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला मेथड होता है ना, यहाँ से ईजिली आप प्यूरिफाई कर सकते हो कोलाइड्स को, यानी कि आप सेपरेट कर सकते हो कोलाइडल पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट्स को। डायलिसिस में जनरली क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक बर्तन लिया जाता है और यहाँ पे एक और बर्तन जहाँ पे कोलाइड होता है, ये वाले बर्तन में आप मानो यहाँ पे कोलाइड है एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप एक स्क्रीन लगाओगे या जाली जिसे हम बोलते हैं एंड फिर आप ये कोलाइड इसमें पुट करोगे, जो बर्तन है जो खाली है ना इसमें पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, वो क्या रह जाएंगे, वो यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो नीचे आएंगे, क्या आएंगे, नीचे। फर्दर आपको क्या करना है, जो आपने ये स्क्रीन लगाई ना, फिर आपको ये स्क्रीन को कहाँ पे ले जाना है, आपको ये स्क्रीन को फोल्ड अप करना है एंड वाटर में ले जाना है एंड यहाँ पे वाटर को क्या करना है, आपको अलाउ करना है कि वाटर फ्लो करे टैंकी में एंड यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वाटर फ्लो करेगा फास्टली, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ना यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स में, वो भी मिल जाएंगे किनके साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जो ऑलरेडी नीचे आए हुए हैं। तो ये है मेथड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से डिफरेंशिएट होंगे कि कोलाइडल पार्टिकल जो है ना वो आपको अलग में मिलेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपको अलग में मिलेंगे। एंड सेम होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस में, यहाँ पे खाली क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। देखिए यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिंपली क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन होती है, जो जनरल फिल्टर पेपर होता है यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे स्पेशल फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है जिसमें जिलेटिन होता है। ये याद रखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वो फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है जिसमें जिलेटिन होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बर्तन लिया जाता है एंड यहाँ पे आप ये फिल्टर पेपर रखोगे ऊपर एंड यहाँ पे आप कोलाइडल सॉल्यूशन पुट करोगे एंड नीचे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऊपर आपको मिलेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक, तो ये हो गए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली ये क्या होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं इन नेचर। कौन, कोलाइडल्स। विजिबिलिटी, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, हमने बताया इसके लिए आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए। फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके पास ईजिली पास या थ्रू अप करते हैं, इसलिए उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक, सिटेबिलिटी, जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सिटेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक। एंड जो कलर होता है ना ये डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड्स। ठीक, या कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको याद रखनी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन है।
है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ठीक, या विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होता है भाई, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन ए ज़िगज़ैग मोशन, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि हर एक डायरेक्शन में, 3D में, ठीक, 3D मोशन। तो इसे कहा जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक। जो मॉलिक्यूल होते हैं ना डिस्पर्शन मीडियम, वो कॉन्स्टली कोलाइड करते हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सड फेज। जो डिस्पर्सड फेज होता है उसके साथ यहाँ पे प्रॉपरली कोलाइड होते रहते हैं। एंड जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ना, ये क्या एक्सप्लेन यहाँ पे क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, वो एक्ट करता है किन पे? कोलाइडल पार्टिकल्स पे। एंड ब्राउनियन मोशन जो है ना, इसकी हेल्प से जो स्टेबिलिटी है ना, वो प्रोवाइड की जाती है किनको? कोलाइडल सॉल्व्स को। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना, इन पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो होता क्या है यहाँ पे, हम समझ गए। यहाँ पे ये है कोई यहाँ पे बर्तन, एंड यहाँ पे इस बर्तन में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लिए कोलाइड्स, ठीक। तो कोलाइड्स हमने लिए, तो कोलाइडल सिस्टम में क्या होगा? ये हम मानेंगे ये है डिस्पर्शन मीडियम, एंड यहाँ पे पार्टिकल होंगे किसके? डिस्पर्सड फेज के भी। तो ये हम मानेंगे ये है डिस्पर्सड फेज, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लाएंगे एक इलेक्ट्रोलाइट। क्या लाएंगे हम? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड के। तो देखिए ये जो है ना, ये मैं मान के यहाँ पे चलूँगा, जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इनकी नेगेटिव चार्ज है। जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इनकी क्या चार्ज है? नेगेटिव। एंड जो डिस्पर्सड मीडियम है ना, इसकी क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, वो कहाँ की ओर मूव करेंगे? वो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव। एंड जो यहाँ पे डिस्पर्सड मीडियम है, वो क्या लिया मैंने? पॉजिटिव चार्जड। वो किसकी ओर मूव करेगा? वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल है नेगेटिव, तो वो किधर की ओर मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। एंड अगर यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है पॉजिटिव, तो वो करेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव। एंड अगर कोलाइडल पार्टिकल मूव करेंगे ना, ठीक, खाली कोलाइडल पार्टिकल, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफॉस। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफॉस्फोरेसिस, ठीक। तो इलेक्ट्रोफॉस्फोरस क्या होता है? ये होता है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक। एंड अब अगर डिस्पर्सड मीडियम मूवमेंट करे, क्या करे? डिस्पर्सड मीडियम मूवमेंट करे, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यानी कि जब डिस्पर्सड मीडियम मूवमेंट करे तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एंड जब कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करे तो उससे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन में खुद देखिएगा यहाँ पे, ठीक। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिना इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज अलाउड टू मूव। देखिए डिस्पर्शन मीडियम अगर मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। एंड अगर यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल मूव करें तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड सॉल्ट्स एंड नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट्स। ये आपको रट्टा मारना होगा कि पॉजिटिवली चार्जड सॉल्ट कौन होती है एंड नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट कौन होती है। बाय हार्ट इनको करना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, जो हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं लाइक ये Al2O3 इंटू एक्स टाइम्स H2O या Fe2O3 इंटू एक्स टाइम्स H2O। देन मेटल हाइड्रोक्साइड्स लाइक यहाँ पे FeOH3 या AlOH3। एंड बेसिक डाइज, जो डाइज होती हैं, एंड जो हीमोग्लोबिन होता है, ये पॉजिटिवली चार्जड सॉल्ट्स होती हैं। याद रखिएगा, आगे जाकर ये काम आएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव सॉल्ट कौन होती है एंड नेगेटिव सॉल्ट। एंड ये जो है ना, ये पोर्शन में, ठीक, राइट हैंड साइड में मेटेलिक पार्टिकल कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, ठीक, या फिर मेटल सल्फाइड As2S3 या CdS, ठीक, या एसिडिक डाई। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट। अच्छे से इनको याद करिएगा कि पॉजिटिव सॉल्ट कौन होती है एंड नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट कौन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होगा कहाँ पे? फ्लोक्लेशन वैल्यू में। तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टेंडाल इफेक्ट एंड यहाँ पे आपको कोगुलेशन देखना होगा, ठीक। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टेंडाल इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर 3 में जाइएगा, ठीक। तो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन अब क्या होता है? कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन हम कहते हैं द फिनोमिना ऑफ प्रिसिपिटेशन। अगर प्रिसिपिटेट बन जाए किनका? कोलाइडल पार्टिकल का, यानी कि वो सेटल हो जाए नीचे, ठीक, और उनका प्रिसिपिटेट बने, तो उसे कहते हैं
coagulation या flocculation, but with the help of electrolyte, but with the help of electrolyte, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट एडअप किया और इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है किसका, कोलाइडल सोल्यूशन का, तो उसे कहते हैं कोगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन, ठीक। एंड फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपको कितना कंसंट्रेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एडअप करना होगा, कितनी कंसंट्रेशन में, कितने मकदार में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा टू काज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, यानी कि अगर आपको यहाँ पे ये वाले बर्तन में 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन दी है तो कितना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करना एडअप करना होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, ठीक। इनके आपने कितना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन में, तो वो हो गया फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। एंड ये जनरली एक्सप्रेस किया जाता है इन मिलीमोलस पर लीटर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे हार्डी-शेफेल्ड रूल। तो हार्डी-शेफेल्ड रूल क्या कहता है, ये कहता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेशन आयन एडेड ग्रेटर इज इट पावर टू काज कोगुलेशन, यानी कि वैलेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे है Na होता है पॉजिटिव, Fe मैं बोलूँगा Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है 3 एंड Na पॉजिटिव, Na की यहाँ पे क्या वैलेंसी है 1, मैं बोलूँगा Mg2 पॉजिटिव, तो Mg की वैलेंसी क्या है 2, देखिए Fe3 पॉजिटिव वैलेंसी 3, Mg2 पॉजिटिव वैलेंसी 2, Na पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पे 1। तो ये क्या बोल रहा है हार्डी-शेफेल्ड रूल, जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी एक इलेक्ट्रोलाइट की, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना जो कोगुलेशन पावर है ना वो ज़्यादा होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा कोगुलेशन होगी जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर होता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर होता है। एंड गोल्ड नंबर क्या है, ये है नंबर ऑफ Mg ऑफ ड्राई प्रोटेक्टिव कोलाइड required to just prevent the coagulation of 10 ml of red gold solution when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। तो ये क्या होता है, ये बोलता है कि नंबर ऑफ Mg ऑफ ड्राई प्रोटेक्टिव कोलाइड, यानी कि कितने Mg में आपको ड्राई प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर है ताकि आप प्रिवेंट करोगे कोगुलेशन किसकी, 10 ml ऑफ रेड गोल्ड when 1 ml of 10% solution of NaCl is used, तो उसे कहा जाता है गोल्ड नंबर। एंड ये जो गोल्ड नंबर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इमल्शन। ऑलरेडी हमने देखे हैं कि इमल्शन क्या होते हैं, जो लिक्विड इन लिक्विड होता है तो उसे कहते हैं हम इमल्शन, यानी कि इमल्शन होते हैं कोलाइडल सिस्टम। यहाँ पे जो डिस्पर्सेड फेज या डिस्पर्सेड मीडियम होता है वो दोनों में सेम होता है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं इमल्शन पे, तो ये याद रखिएगा कि इमल्शन होते हैं लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि डिस्पर्सेड फेज भी लिक्विड एंड डिस्पर्सेड मीडियम भी लिक्विड। इनके टाइप होते हैं दो, पहले को बोला जाता है ऑयल इन वाटर O(W) एंड नेक्स्ट वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में क्या होता है, देखिए ये है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में क्या होता है, ऑयल जो होता है वो डिस्पर्सेड फेज में होता है एंड वाटर जो होता है वो डिस्पर्सेड मीडियम में होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मिल्क जो होता है वो होता है ऑयल इन वाटर। यहाँ पे क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना मिल्क में, वो किस में डिस्पर्स होते हैं, वाटर में। नेक्स्ट वाटर इन ऑयल, ये है वाटर इन ऑयल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा वो डिस्पर्सेड फेज में होगा एंड ऑयल जो होगा वो डिस्पर्सेड मीडियम में होगा। एंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, वो है बटर, ये याद रखिएगा। तो OW में याद रखिएगा मिल्क एंड WO में याद रखिएगा बटर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इमल्शन होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, टिंडाल इफेक्ट की, ब्राउनियन मूवमेंट की। क्यों टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि ये आते हैं कहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशंस में। ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस जहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करें, या फिर कोगुलेशन भी शो अप करते हैं, ठीक, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इमल्शंस होते हैं ना, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी कि आप उनको ब्रेक डाउन कर सकते हो, यानी कि इमल्शंस को आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन पे मैंने आपको मेंशन किया है, ठीक, कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के 1-2 क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिसल्स, ठीक। अब मिसल्स क्या होते हैं, ये जनरली कोलाइडल एग्रीगेट्स होते हैं जो बनते हैं जब सोप्स और डिटर्जेंट्स को एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो सोप में, देखिए ये होता है मिसल। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, उतना डीप में हमें नहीं देखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिसल
कंसंट्रेशन, ये आपसे पूछा जाएगा कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन ये किससे रिलेटेड है। तो जो मिसल बन रहा है ना, देखिए ये जो मिसल यहाँ पे बन रहा है या माइसल बन रहा है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्वेंट में पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, आप सोप या डिटर्जेंट ऐड करनी है तब जाके आपको मिसल दिखेगा। ठीक, तो उस कंसंट्रेशन को कहा जाता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC। एंड इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए कि मिसल वहाँ पे बने। तो आप क्या करते हो, हम जैसे ही क्या करते हैं, सोप को पानी में भिगोते हैं एंड साथ ही में उसमें क्या करते हैं, जो कोई क्लोथ होता है उसको भी भिगोते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हम स्टायरिंग करते हैं हाथों से, तब जाके वहाँ पे मिसल बनती है। यानी कि स्टायरिंग से क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो इंक्रीज होता है, तब जाके मिसल बनता है और उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। एंड ये पॉइंट याद रखिएगा, जो CMC ऑफ सोप्स यानी कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁻4 to 10⁻³ फॉर सोप्स एंड यूनिट जो है वो है मोल पर लीटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ आए हुए क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं मेडिकल पेपर्स लाइक नीट और CET में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जनरली जो जॉब पेइंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनमें ये नहीं होता है। ये JK SSB ने पता नहीं क्यों यहाँ पे डाला है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो हैं ये नीट में पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए लायोफिलिक कोलाइड सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो प्रोटेक्टिव पावर होता है ना एक लायोफिलिक कोलाइड का, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। क्या करते हैं भाई, गोल्ड नंबर, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर होता है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। हमने देखा चार्ज, यानी कि हमने देखी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, यानी कि हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, इलेक्ट्रोऑस्मोस, टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट जो होता है ना ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये साइज पे डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल्स से। एंड ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, इलेक्ट्रोमोस, ये डिपेंड करती है चार्ज पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे। नेक्स्ट है यहाँ पे द कोगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर इन द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ AS2S3। ये याद रखना है आपको, AS2S3 जो है ये है नेगेटिव सॉल्व। ऑलरेडी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व का चार्ट दिया है, वो याद कीजिएगा। तो ये है नेगेटिव सॉल्व। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है NaCl का वैल्यू 52, BaCl2 का वैल्यू 0.69, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का वैल्यू 0.22। आपको बताना है यहाँ पे कोगुलेशन पावर, तो आपको दी गई है यहाँ पे नेगेटिव सॉल्व, आपको बताना है यहाँ पे कोगुलेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कोगुलेशन वैल्यू होता है या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर होता है। वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। तो हमें दिए गए हैं कोगुलेशन वैल्यूज, तो जितना कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी जो कोगुलेशन पावर है वो कम होगी। तो कोगुलेशन वैल्यू किस में ज़्यादा, NaCl में, तो NaCl लास्ट पे होगा। तो देखिए 1, तो नेक्स्ट 0.69 ये है ग्रेटर किसके, 0.22 के, तो ये आएगा पहले, फिर आएगा BaCl2, फिर आएगा NaCl। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट। तो MgSO4 जो है ना इसमें ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगा देन BaCl2 में, देन NaCl में, क्योंकि जितना कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा उतना कोगुलेशन पावर कम। ठीक, नेक्स्ट, गोल्ड नंबर इज एन इंडेक्स फॉर गोल्ड नंबर, अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन कोलाइड, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द कोलाइड, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोलाइड, या फिर नन। हमने देखा गोल्ड नंबर क्या होता है, वो होता है कितना अमाउंट ऑफ मिलीग्राम्स में कितना अमाउंट ऑफ हमें ये चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट करें कोलाइड को, प्रिवेंट, ताकि वहाँ पे कोगुलेशन ना हो जाए। यानी कि सिंपली कितनी अमाउंट में हमें एडअप करना है ताकि हमें जो ये क्या बोल रहे हैं हम, जो कोगुलेशन है ना वो नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई नहीं है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे नन करेक्ट होगा। तो गोल्ड नंबर के लिए यहाँ पे नन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने देखा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होती है, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ए कोलाइडल सिस्टम इन विच ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। तो लिक्विड जब लिक्विड में ही डिस्पर्स हो, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्सड, यहाँ पे जो डिस्पर्सड मीडियम और डिस्पर्सड पार्टिकल जो है ना वो यहाँ पे सेम है। तो लिक्विड इन लिक्विड कब होता है, वो होता है इमल्शन में। ठीक, नेक्स्ट, द फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्मड इन
इन कोलाइडल स्टेट बाय, मैंने आपको बताया कि फ्रेश प्रिसिपिटेट कहाँ पे बनता है, किस मेथड में बनता है, तो वो बनता है पेप्टाइजेशन के मेथड में। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल, यानी कि कोलाइडल सॉल को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है। इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन बिल्कुल है, पेप्टाइजेशन बिल्कुल है, कोगुलेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो करेक्ट रहेगा। मैकेनिकल डिस्पर्शन भी प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, बल्कि कोगुलेशन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम H2 एंड N2 बाय हाइबर्स प्रोसेस यूजिंग आयरन एज एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि H2 और N2 को आप मिला रहे हो तो तब जाके वहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया, यानी कि H2 गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, बट आयरन जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट बट इन सॉलिड फेज। तो आपको बताना है ये किसकी एग्जांपल है, तो ये होगी हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो गैसियस फेज में है, बट जो यहाँ पे कैटलिस्ट है वो है सॉलिड फेज में, तो डिफरेंट फेज जहाँ पे भी दिखेंगे तो हेटेरोजीनस। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी कन्फर्मड विद द हेल्प ऑफ, जो कोलाइडल पार्टिकल है ना उनकी प्रेजेंस हम कन्फर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की। नेकेड आई बिल्कुल भी नहीं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बिल्कुल भी नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है ना इसकी नीड होती है। तो आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि ये मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और जितना भी पढ़ाया है आई होप कि आपने अच्छे से नोट्स मेंटेन किए होंगे। अब रहता है हमारा लास्ट लेक्चर, ठीक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आपको नेक्स्ट मिलेगा, एंड फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे MCQ सीरीज रिलेटेड टू साइंस। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।